वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे धारा घनत्व, अनुगमन वेग तथा इस पर न्यूमेरिकल। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं धारा घनत्व से, जिसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व अर्थात क्या होता है? करंट डेंसिटी। धारा हमने देखा है, ये भी टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं धारा घनत्व। तो देखिए, किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है कि किसी चालक, हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले, फिर इसको समझेंगे। किसी चालक तार के, भाई क्योंकि देखिए धारा तो तार में से ही प्रवाहित होगी जो चालक होगी, तो किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा अर्थात विद्युत धारा, गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को हम जे से दर्शाते हैं। तो किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम जे से दर्शाते हैं। अब जे क्या होगा बच्चों? देखिए, इसका अर्थ हुआ कि धारा घनत्व क्या हुआ? विद्युत धारा। जब हम लिखते हैं एकांक, किसी भी चीज में जब हम लिखते हैं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जब ऐसा आता है तो इसका मतलब है पक्का है कि वो जो राशि होगी वो अनुपात में आएगी, बटे में आएगी। तो हमने लिखा है एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अर्थात जो क्षेत्रफल होगा वो क्या रहेगा बच्चों? अपॉन में आएगा। और किसके? विद्युत धारा के, क्योंकि हमने क्या कहा है? एक चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व। तो अर्थात धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। यदि किसी भी चालक तार से संपूर्ण विद्युत धारा हम मानेंगे कि I प्रवाहित हो रही है, कितनी? I, और उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। देखिए, ये सिलेंड्रिकल होती है, कोई भी चालक तार है मान लो, तो वो इसका शेप क्या होता है? उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार। तो ये जो है, ये जो क्षेत्रफल हमें जो सर्कल दिख रहा है, जो वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल होता है A। इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो हम कहते हैं A। तो अगर इसमें से I प्रवाहित विद्युत धारा है और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात जो चालक तार है उसका यदि A है, तो धारा घनत्व J बराबर क्या होगी बच्चों? I/A। ठीक है, लेकिन I बराबर क्या होती है? यदि इसमें से प्रवाहित संपूर्ण आवेश हम मानेंगे Q है, तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T। तो इसीलिए I को हम ये लिख सकते हैं Q/T और बटे A। तो ये भी इसका सूत्र है, किसका? धारा घनत्व का। इसे हम किससे दर्शाते हैं? J से। इसका डेफिनेशन क्या है कि एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? J = क्या होगा बच्चों? I/A। लेकिन I बराबर क्या होता है? Q/T। इसीलिए हम J बराबर क्या कह सकते हैं? Q/T × A। अब धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि होती है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व जो होती है, जैसे हमने देखा है कि विद्युत धारा जो होती है ये अदिश राशि होती है, लेकिन धारा घनत्व जो होती है ये किस तरह की राशि होती है बच्चों? ये सदिश राशि होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यदि ये सदिश राशि है, धारा घनत्व J जो है ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि यदि है तो उसकी दिशा भी होगी, परिमाण तो होगा ही, साथ में उसकी एक दिशा भी होगी। तो हम ये समझते हैं तो इसकी दिशा क्या होती है? तो बच्चों, जैसे कि ये एक मान लो चालक तार है, इसमें ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वही धारा घनत्व की भी दिशा होती है। अर्थात आवेश प्रवाह की दिशा, जिसे हम कहेंगे विद्युत धारा की दिशा, और वही विद्युत धारा की दिशा जो होती है ये धारा घनत्व की भी दिशा होती है। अर्थात सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या रहेगी बच्चों? ये जो है विद्युत धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा कहलाती
तो विद्युत धारा की दिशा ही क्या होती है, धारा घनत्व की दिशा कहलाती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वही धारा घनत्व की दिशा होती है। अब हम समझते हैं इसका ऐसा ही मात्रक, तो आप आसानी से आप खुद ही बता देंगे क्योंकि इसका फार्मूला है, फार्मूले से हम बहुत आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो जे का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चों, देखिए क्योंकि आई अपॉन ए, तो आई का क्या होगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो जे का ऐसा ही मात्रक क्या होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी विमाएं भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, नो डाउट। ए विद्युत धारा की तो होगी ए, मीटर स्क्वायर यानी क्या होगी बच्चों एल स्क्वायर। अब अगर हम MLT के रूप में लिखेंगे तो m0 L -2, क्योंकि L ऊपर चला जाएगा -2 ऊपर चला जाएगा -2 जाएगा, T क्या हो जाएगा 0 और A 1। तो ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। तो ये किसके बारे में था बच्चों, ये था धारा घनत्व के बारे में, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हमें धारा घनत्व के बारे में भी देखना है। अब हम अगला देखेंगे अनुगमन वेग। पहले इसको समझते हैं हम, अनुगमन वेग लिखने के पहले। अनुगमन वेग, पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग अर्थात क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि चालक तार में बहुत ज्यादा संख्या में, अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर या बैटरी लगाने पर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर हमने बैटरी नहीं लगाई है तो किसी भी चालक तार में से हमें कोई भी विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। तो आप लोगों ने सोचा है क्यों नहीं होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये रैंडमली किसी भी दिशा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होता है वो अत्यधिक वेग से ऊर्जायमान कण होते हैं, और ये विभिन्न दिशाओं में घूमते रहते हैं पूरे चालक तार में, या अर्थात चालक में घूमते रहते हैं। परंतु एक निश्चित दिशा में, क्योंकि आप जानते हैं कि वेग जो होती है ये कौन सी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। तो किसी एक निश्चित दिशा में अगर हम इलेक्ट्रॉनों का वेग लेंगे किसी एक निश्चित दिशा में, मान लो आप देख रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि भाई इस दिशा में हम देखें, ठीक है, ये पूरा चालक है, इस निश्चित दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और संपूर्ण वेग अगर हम लेंगे तो इस दिशा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनका सदिश योग जो होगा वो कितना आएगा 0। एक निश्चित दिशा में अगर हम सबका सदिश योग लेंगे उनके वेगों का तो वो कितना आएगा 0। तो इस प्रकार आप विभिन्न दिशाओं में अगर लोगे सदिश योग किसका बच्चों, वेग का, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि, तो वो कितना आएगा 0, क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी दिशा में जा रहा है, कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, सबकी वेग एक नहीं होगा, एक निश्चित वेग नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम विभिन्न दिशाओं के लिए लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो सदिश योग रहेगा वेगों का, ये कितना आएगा 0। इसीलिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक तार में, पर फिर भी हमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित नहीं होते हैं। पर अब हम इमेजिन करते हैं कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न दिशाओं में ओरिएंटेड होते हैं, जैसे हम चित्र बना रहे हैं, सबका वेग अलग अलग होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ, इस तरह से अलग अलग वेग होगा, ये हम चित्र के द्वारा समझ रहे हैं। पर मान लो ये एक चालक तार है, ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, और इसमें हम एक बैटरी लगा रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, ठीक है। बैटरी होगी तो एक विभवांतर को पक्का उत्पन्न करेगी, यानी वो एक वोल्टेज देगी, एक विभव देगी। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस चालक तार में, तो क्या होगा कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आप जानते हैं कि कभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं बैटरी को, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होंगे, और इसके कारण बच्चों हमें क्या मिलेगी, एक विद्युत धारा मिलेगी। और हम कहते क्या है, प्रचलित परिपाटी के अनुसार कन्वेंशनल बाय कन्वेंशनल हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा की दिशा सदैव हम धनात्मक से ऋणात्मक विभव की ओर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं कहाँ से, ऋणात्मक से
धनात्मक की ओर, और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होगी, विद्युत धारा, जिसकी दिशा हम क्या लेंगे, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। पर आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस तरह से जो चालक तार है इसमें हमें क्या मिल रहा है बच्चों, विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, जो हमें पहले प्राप्त नहीं हो रही थी जब हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था। तो अब हम समझते हैं इसी पर आधारित कि अनुगमन वेग क्या है। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करने पर ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर इलेक्ट्रॉन्स जिस माध्य वेग से गति करते हैं उसी माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होगा बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करने पर, अर्थात हम क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, हमें बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा। किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करने पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव ऋणात्मक विभव से या ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक विभव की ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित माध्य वेग से गति करते हैं, एक निश्चित माध्य वेग से गति करते हैं, एवरेज वेलोसिटी से गति करते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अनुगमन वेग। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, बीडी से। इसे क्या कहते हैं, इस माध्य वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इस माध्य वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। हम परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। ये तब हो रहा है जब हम उस पर बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं की थी तब हमें कोई भी विद्युत धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो परिभाषा समझिए कि किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करने पर ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित माध्य वेग से गति करते हैं। इसी निश्चित माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं बच्चों, बीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी से हम क्या कहते हैं, बीडी से दर्शाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि अनुगमन वेग का मान लगभग कितना होता है, 10⁻⁻⁴। अनुगमन वेग कितना होता है लगभग, ये मेमोराइज वाला है, आप लोगों को याद रखना है। ये लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। तो अनुगमन वेग कितना होता है बच्चों, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हमारा अगला पॉइंट है कि हमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी हमें इनका जो है व्यंजक स्थापित करना है कि आई तथा बीडी में क्या संबंध। ये हमारा अगला पॉइंट है। ये हम समझ गए कि अनुगमन वेग क्या है। तो अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, धारा तथा अगला पॉइंट है ये and it is an important question also for MP board. It is severally asked for 3 marks. ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। So it is important as per MP board. 3 मार्क्स में लिख देती हूँ। तो पहले जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो पहले तो आपको अनुगमन वेग की जो है परिभाषा लिखनी है कि अनुगमन वेग क्या है, जो हम देख चुके हैं। तो हम पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लिखेंगे बच्चों। तो अनुगमन क्या है, वेग क्या है कि किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करने पर ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित माध्य वेग से गति करते हैं। इसी निश्चित माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे विधि से दर्शाते हैं। अब चालक तार है, मान लो कि ये चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, ए, ठीक है ना।
क्योंकि तार जो होती है एक बेलन होती है। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मानेंगे कितना है, a। ठीक है। अब इसमें एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मानेंगे स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है बच्चों, n, स्मॉल n। समझते हैं हम कि स्मॉल n हम कैसे बताएंगे। हम देखिए, मान लो कि ये जो चालक तार, आपको इतनी बड़ी तार दी हुई है और इसमें टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कैपिटल n है। कितने हैं टोटल जो हम लेंगे, संपूर्ण इसमें जो घूम रहे हैं कितने हैं, n, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। देखिए अब ये चालक तार है, इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका आयतन कैसे निकलता है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित ये लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये एक बेलन है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि बेलन यानी चालक तार, क्योंकि उसका आकार बेलन होता है। तो चालक तार का आयतन कैपिटल B बराबर कितना रहेगा बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a गुणित लंबाई। ये आप भी समझ सकते हो, भाई इतना ही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बेलन का इतना ही होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब a और एल यानी लंबाई। ये आपको चाहिए, मतलब a इंटू एल जो कि लंबाई है। तो ये होगा इसका आयतन। अब हम क्या कह रहे हैं, और इसमें टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल N। संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, कैपिटल N बराबर कितनी है, कैपिटल N। अब हम एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोल रहे हैं, स्मॉल n। तो भैया स्मॉल n बराबर क्या होगा, कैपिटल N अपॉन, हमने कहा एकांक आयतन, जब भी हम एकांक कोई भी चीज कहते हैं तो बटे में वो क्वांटिटी आती है। एकांक आयतन कह रहे हैं इसीलिए बटे में क्या आएगा बच्चों, आयतन। तो इसका मतलब स्मॉल n बराबर क्या है, कैपिटल N अपॉन v, जो हम कह रहे हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आप समझ गए होंगे कि एक चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। इसकी में एकांक आयतन में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या स्मॉल n है, लेकिन संपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है। तो स्मॉल n बराबर क्या होगा, कैपिटल N अपॉन v। इसका आयतन, अब हम अगर आयतन की बात करते हैं, क्योंकि ये बेलन है, तो इस बेलन यानी चालक तार का आयतन कितना होगा बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई, अर्थात v यानी आयतन बराबर क्या होगा, a इंटू एल होगा। अब हम आगे समझते हैं। अब एक सेकंड में इस संपूर्ण मतलब ये जो पूरी जो चालक तार है इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या देखना है। एक सेकंड में चालक तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भाई इसका सूत्र क्या होगा, सिंपल आप बता सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स गुणित संपूर्ण आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणित संपूर्ण आयतन। गुणित संपूर्ण आयतन। भाई इसका संपूर्ण आयतन V है और एकांक, ये इतना एरिया मान लो एकांक है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल है, ठीक है ना। तो इस पूरे में कितने होंगे, स्मॉल n गुणित इसका संपूर्ण आयतन, क्योंकि एक में n है तो V में कितना होगा, V इसका संपूर्ण आयतन है, n इंटू V। तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स गुणित इसका संपूर्ण आयतन।
अब हम ये समझेंगे कि 1 सेकंड में इस चालक तार में 1 सेकंड में, ये आप पॉइंट समझ गए हैं, ये आया NV, हम यहां लिख लेते हैं। अब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स कितनी लंबाई तय करेंगे? दूरी या लंबाई बराबर कितनी रहेगी? अब हम समझते, देखिए वेग बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित समय। अब यहाँ पर वेग क्या है? वेग है अनुगमन वेग यानी vd। लंबाई हमें पता करनी है, बटे समय क्या ले रहे हैं हम? 1 ले रहे हैं, एकांक समय ले रहे हैं, 1 सेकंड ले रहे हैं, तो लंबाई कितनी होगी? vd के बराबर होगी। अर्थात क्या होगा कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेंगे, कितनी लंबाई तय करेंगे, कितने के बराबर होगी? वो vd के बराबर होगी। इसके द्वारा हम समझ ही सकते हैं कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी लंबाई तय करेंगे बच्चों? vd के बराबर। ठीक है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी? vd। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है कार्ड का कितना है? a। तो आयतन कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। हमने इसका फॉर्मूला क्या कहा था बच्चों? स्मॉल n गुणित कैपिटल V कहा था हमने। देखिए, तो 1 सेकंड के लिए हम बात करें तो 1 सेकंड में कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा स्मॉल n गुणित V। अब आयतन 1 सेकंड के लिए ले रहे हैं हम, तो 1 सेकंड में आयतन कितना होगा? हमने लिख भी चुके हैं, A × L। लेकिन 1 सेकंड के लिए L कितना है बच्चों? vd के बराबर है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए लंबाई कितनी तय करता है? उसके अनुगमन वेग के बराबर। तो ये कितना आएगा? NaVd। 1 सेकंड के लिए आएगा NaVd। अब हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने? NaVd, इन पर संपूर्ण आवेश कितना होगा? हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना है? E है। तो 1 सेकंड में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होगा बच्चों? E से मल्टीप्लाई कर देंगे। संख्या भी हमने देखी थी, संख्या कितनी थी? NaVd, इससे E का गुणा कर देंगे हम, तो NaVd गुणित E या NeA। ये क्या है बच्चों? 1 सेकंड में चालक तार में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? संपूर्ण आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। संपूर्ण आवेश कितना है बच्चों? NeAVd। समय हम क्या ले रहे हैं? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड है इसलिए ये कितना आएगा? NeAVd। धारा तथा अनुगमन वेग में यही संबंध है। I बराबर कितना है बच्चों? NeAVd। ठीक है ना? धारा कितना है? NeAVd। यही हमें निकालना था। अब हम धारा घनत्व के लिए भी देख लेते हैं। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I बटे A। इसी के आगे हम कर सकते हैं। तो धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I बटे A। I कितना आया 1 सेकंड के लिए? NeAVd बटे A। ये कितना आएगा? NeVd। तो ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। और धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है? I बराबर NeAVd। तो इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में 3 नंबर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
थोड़ा आप लोगों को इसमें लग सकता है, पर एक बात ध्यान रखिए कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, कि धारा I बराबर क्या होती है बच्चों, Q अपॉन T। क्योंकि अब आपने देखा इसमें हम पूरे इसमें T बराबर 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो I बराबर क्या होगा Q। अब हम उल्टा चल रहे हैं कि हमें कैसे हल करना है, तो I बराबर हम क्या लेंगे Q। Q बराबर क्या होता है बच्चों, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन गुणित E, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, अब हम संपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल रहे हैं, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n इंटू कैपिटल V इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब हमने V का फार्मूला क्या निकाला है बच्चों, A इंटू VD और इंटू E। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। जब हम करते हैं तो इसको जो है हम उल्टे तरीके से याद रखेंगे कि हमें I बराबर Q अपॉन T से, क्योंकि हम 1 सेकेंड के लिए ले रहे हैं, T बराबर 1 है तो I बराबर Q है। Q बराबर क्या होता है बच्चों, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो अब लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम कैसे निकालते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणित E। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, स्मॉल n इंटू V और गुणित ये E हमें करना है। तो इस तरीके से हम धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे और इसके आगे का भी हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।